हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, कैसे हैं सब लोग। हम पढ़ रहे हैं फोकस दूरी निकालना। पिछले कक्षा में हमने फोकस दूरी के बारे में बात की है और मैं एक्चुअली आपको फोकस दूरी निकालने का अभ्यास करा रहा हूँ। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, सवाल दूंगा, आप उसका उत्तर करेंगे, आप उसे हल करेंगे। फोकस दूरी निकालने के जो कंसेप्ट हैं हम उनको बना रहे हैं। फोकस दूरी कैसे निकलती है। लेवल बोर्ड एग्ज़ाम का है, बोर्ड परीक्षाओं के लेवल हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक ध्यान रहे कि अपना लेवल गिरा कर ना पढ़ें, अपने स्तर को गिरा कर मत पढ़िए। बहुत आसान सी चीज़ें कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बेकार है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने स्तर को गिरा कर नहीं पढ़ना होता। अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो अपने स्तर को उठाता है। अपनी समझदारी को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ाइए। ठीक, चलिए देता हूं मैं सवाल, है ना। देखिए हमारे पास ये एक उदाहरण लिखता हूं पहले मैं। हमारे पास एक लेंस 3 माध्यमों में रखा गया है। एक लेंस जो है 3 माध्यमों में रखा गया और हमने केवल चित्र बनाया है। हमने केवल उसका चित्र बनाया है। उसका चित्र बना के हम बता रहे हैं कि भाई 3 माध्यमों में रखा गया। किस प्रकार रखा गया जरा देखें। देखो ये चित्र है, 1, 2 और ये 3। ये जो लाइनें हैं ये हैं प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष आप जान गए, कोई बड़ी बात नहीं है प्रकाशिक अक्ष के बारे में बात करना। आप ये प्रकाशिक अक्ष हैं तीनों, ठीक। और लेंस जो है इस प्रकार से यहाँ रखा गया, बिल्कुल इसी लेंस को दूसरे माध्यम में रखा गया और इसी लेंस को तीसरे माध्यम में भी रखा गया। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। एक ही लेंस है। उसके बाद यहाँ पे लिया गया वायु, ये माध्यम क्या लिया गया, वायु। इसका अपवर्तनांक रखा गया n1, ठीक। ये माध्यम लिया गया कोई द्रव्य या पानी, द्रव्य ऐसे लिख देंगे या पानी लिख देंगे, इसका लिया गया n2। ये भी कोई द्रव्य है या पानी है, इसका लिया गया n3। ऐसे बनाया गया, ठीक। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो यहाँ पे आती है, देखिए वो ये आई, यानी समांतर, प्रकाशिक अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें यहाँ मिली, ये इसका फोकस हो गया। इसमें ये फोकस थोड़ा आगे जाके मिला, इसमें फोकस थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके मिला, ये इसका फोकस हो गया। यानी सामान्य देखा गया फोकस दूरी बढ़ गई, ठीक। इसमें लेंस की प्रकृति बदल गई, यानी इसका फोकस इधर कहीं मिला, पीछे हटाने पर ये इसका फोकस मिला ऐसे, ठीक। तो अपवर्तनांक n, n1, n2, n3 है ना, 3 है हमारे पास। बड़ा ही बेसिक सवाल है, बोर्ड परीक्षा के लिए सवाल है, 2 नंबर में ये सवाल आता है, ठीक। तो कह रहा है n1, n2, n3 व n, n, n1, n2, n3 को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में लिखिए, ये सवाल है, ठीक। तो आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो अगर लेंस के सूत्र के हिसाब से काम करें, अगर लेंस का सूत्र देखें तो लेंस का सूत्र ये होता है, देखो n, ये किसका होता है, ये होता है लेंस का, माइनस n, ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक, और इसके बटे में होता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होती हैं लेंस की वो त्रिज्याएं जिनसे लेंस मिलके बना है, R1 और R2। ये फोकस का सूत्र होता है।
अब जैसे मान लीजिए वायु है, हवा है, ये मान के चले हम, और यहाँ पर एक फोकस दूरी है, फोकस दूरी बढ़ रही है। देखिए फोकस दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इस अंतर को बढ़ा देंगे, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ये रहा n, तो हम अगर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ा देंगे तो फोकस दूरी बढ़ेगी, क्योंकि ये ऊपर का नंबर घटेगा, ये ऊपर का नंबर जो है ये घटेगा और ये बढ़ेगा, माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा, मतलब ये मान बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये पूरा मान घटेगा, तो बढ़ेगी दूरी। ठीक, इसका मतलब n2 जो है n1 से बड़ा है। अगर यहाँ पर देखें तो n2 जो है वो n1 से बड़ा है। ठीक, अब लेंस कॉन्वेक्स है, हमें दिख रहा है चित्र में कि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की ये फोकस दूरी है, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब लेंस का ये जो का तो मान जो है धनात्मक कब आएगा, जब लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से बड़ा हो। इसका मतलब n जो है वो बड़ा है n2 से भी, यानी n2 से भी बड़ा है और n1 से भी बड़ा है लेंस का, क्योंकि लेंस उत्तल है, उसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की तरह काम कर रही है। इसका मतलब ये मान ऋणात्मक नहीं है। ठीक, तो पहले फैसला हुआ कि लेंस का बड़ा है, माध्यम का हवा में कम है, और कोई और माध्यम लगा दिया तो बढ़ गया, तो ये फोकस दूरी बढ़ गई। यहाँ पर लेंस की प्रकृति बदल गई। इसका मतलब ये जो n3 है ये बड़ा है n से, क्यों, n3 यानी माध्यम, अगर माध्यम बड़ा हो जाएगा तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। किरणों को फैलाने वाला लेंस, कैसा लेंस है, देखो ये लेंस है, यहाँ पे कैसा लेंस की तरह काम कर रहा है, ये है अवतल लेंस, ये अवतल हो गया, प्रकृति बदल गई इसकी। तो यानी अगर किसी लेंस को लेंस के पदार्थ से अधिक पदार्थ वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। ठीक, और अगर बराबर कर दें तो लेंस गायब हो जाता है। मान लीजिए हम ऐसा कर दें कि अपवर्तनांक बराबर कर देंगे, लेंस और माध्यम अगर दोनों बराबर कर देंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, अनंत। तो क्या करूं, n, इसको भी याद रखना है, ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है, इस पर भी अभी कराऊंगा। देखो n लेंस और n माध्यम, ठीक, तो फोकस दूरी कितनी आती है, अनंत। तो इसका मतलब होता है लेंस माध्यम में अदृश्य हो जाता है। अनंत फोकल दूरी का लेंस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है वो, क्योंकि कोई किरण कहीं मिलती नहीं है, प्रकाश की चलने की दिशा बदलती नहीं है, तो दिखता नहीं है। जब तक प्रकाश की दिशा बदलेंगे नहीं हमें चीज़ें दिखती नहीं है। तो कुल मिला के ये आ गया। ठीक, यानी अगर लेंस को उसके बराबर अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डुबो दिया जाए या रख दिया जाए तो वो लेंस नहीं रहता, वो गायब हो जाता है। ठीक, ये बात याद रखेंगे। और यहाँ से फैसला हुआ कि यहाँ पे अपवर्तनांक ज़्यादा है, लेंस की प्रकृति बदल गई। यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ा है, यहाँ पे वायु है मान लीजिए कम है, यहाँ द्रव है मान लीजिए पानी है, इसका बढ़ा है तो फोकल लेंथ बड़ी है, इस सूत्र में लगा कर देखेंगे। ठीक, अभी एनसीईआरटी का सवाल हल करेंगे, ये मामला पूरी तरह समझ में आ जाएगा हमारी। बड़ा है इसलिए फोकल लेंथ बढ़ी है, ये भी बात भी स्पष्ट हो गई। तो अब इनको हम घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है n3, फिर है n, फिर है n2, ठीक है, फिर है n1। देखिए ये हो गया। ठीक, यहाँ पर जो ये n है ये क्या है, ध्यान रहे, ये है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। ओके, डन। सवाल आ गया समझ में? मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि इससे पहले की क्लास में आप पढ़े हो। मान लीजिए आपने इससे पहले ही क्लास नहीं पढ़ी, आप डायरेक्ट देख रहे हैं, इसको समझ में तो आ जाएगा थोड़ा सा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टिकेगा नहीं दिमाग में, रहेगा नहीं दिमाग में। अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं और अलग अलग लेक्चरों को अलग अलग पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते। एक टीचर से पूरा चैप्टर ख़त्म करिए तब समझ में आती है चीज़ें। अलग अलग चैप्टरों से पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। अच्छा तो लगता है यूट्यूब पे घूमना, यूट्यूब वीडियो देखना, घूमना अच्छा लगता है,
कुछ कोई पढ़ा रहा है, कुछ ऐसे मनोरंजन सा भी है, समझ में भी, लेकिन एग्ज़ाम में, परीक्षा में बर्बादी हो जाती है। 9th क्लास 10th क्लास 9वीं 10वीं क्लास तक ये काम कर देती है चीज़, क्योंकि चीज़ें छोटी होती हैं, हम उन्हें याद भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 9th क्लास में या 10th क्लास में आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चीज़ें ये हो जाता है। लेकिन 11 12th में ये चीज़ें काम नहीं करती, 12th में ये चीज़ काम नहीं करती, ये बर्बाद कर देती है बच्चे को। इसलिए क्या करें, किसी भी टीचर से पढ़ें, यूट्यूब पर पढ़ें, चैप्टर पूरा पढ़ें, या अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ें, चैप्टर पूरा पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, चैप्टर पूरा पढ़ें, अधूरा ना करें। तोड़ तोड़ के वीडियो मत देखिए, नहीं तो एग्ज़ाम नज़दीक है, बोर्ड आने वाला है, 2-3 महीने बाद प्रेशर आ जाएगा बोर्ड का। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का सवाल जो इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित है। चलिए देखिए, आ गई मेरे पास पाठ्य पुस्तक, और ये आ गया आपका सवाल जो है 9-7, उदाहरण नंबर 9-7। क्या कहता है 9-7 में, कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव्य से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव्य का अपवर्तनांक क्या है? क्या यह द्रव्य जल हो सकता है? ठीक, तो सामान्यतः जल का नहीं होता इतना, जल का ये ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? तो देखते हैं n माध्यम कितना है जिसमें लेंस रखा गया, 1.47। ठीक, अब लेंस अदृश्य हो गया, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी अनंत हो गई। n लेंस बटे n माध्यम, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे, यूँ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो n लेंस बराबर n माध्यम, तो f जो है अनंत हो गया, तो लेंस जो है वो अदृश्य हो गया। ठीक, इसका मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर 1.47। अधिक अपवर्तनांक जो होते हैं वो ग्लिसरीन के लिए होते हैं, पानी के लिए इतना अपवर्तनांक अधिक नहीं होता। तो जानकारी रहे कि ये ग्लिसरीन वाला अपवर्तनांक है। ठीक, देखो ग्लिसरीन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात स्पष्ट हो गई भाई, जिस अपवर्तनांक का लेंस है, लेंस का माध्यम है, उसी अपवर्तनांक का ये कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, उसमें डुबो दें तो लेंस गायब हो जाता है, उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। ठीक, चलिए लेते हैं दूसरा उदाहरण।
उदाहरण संख्या अगले वाला कर लेते हैं, उदाहरण 9, 10। ठीक, 9, 10 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए 100% इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। 100% इम्पॉर्टेंट सवाल है। 100% मतलब आया आना ही आना है, पेपर में आया पड़ा है, ये मान के चलो। ये कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है, तो क्षमता जो है कर देंगे परिभाषित। क्षमता का सवाल हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम ले रहे हैं कि उभय उत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो यानी R1 जो है वो 10 है, ये मान लिया, और R2 जो है वो 15 है, ये मान लिया। अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, जो फोकस दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। ये कहाँ है? ये है हवा में या वायु में, ये होती है सामान्यतः जो फोकस दूरी दी होती है, ये दी होती है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी जो n लेंस है वो ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है। ठीक, चलिए कर देते हैं इसको हल। फोकस दूरी कितनी है? 12। n लेंस और n हवा या वायु, n वायु। अभ्यो उत्तल, उभयो उत्तल, उभयो उत्तल मतलब दोनों तरफ से उत्तल है, देखो ऐसे। तो ये जो पहली त्रिज्या है ये कितनी मानी? 10, ये प्लस में लगेगी R1, क्योंकि इस गोले का केंद्र इधर खुलेगा, ये प्लस है। और ये 15 दूसरे वाली मानी हुई है, ये माइनस में लगेगी, R2 माइनस 15। सूत्र में क्या है? 1/R1, तो 1/+10 माइनस 1/-15, ये सूत्र है। 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब इसे हल कर दो, इसका उत्तर निकाल दो। चलिए देखते हैं। 1/12 और ये n लेंस, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है ना, ये देखो ये आ गया। इसे हल कर लो। 1/10 और 1/15 को जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा? 5/30 यानी 1/6 आएगा। ये 1/6 आ जाएगा, ये देखो। इसे हटा दूं, 1/6 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो 1/6 लिख दूंगा, ये लो। 6 दूने 12, ये हो गया 2। ठीक, तो कितना आ गया? n लेंस, ये आ गया 3/2, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 आ गया, 1.5, 3/2। ठीक, चलिए हो गया, बात पक्की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी यानी f वायु, ये तीसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, इसका तीसरा भाग हम कर रहे हैं। पहले में हमने कहा क्षमता है, उसे परिभाषित करेंगे, इसके बाद फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया तीसरा सवाल। f वायु कितनी है? ये है 20 सेंटीमीटर वायु में फोकस दूरी। ठीक है, इसकी जल में फोकस दूरी क्या है? तो f जल, ये मांग रहा है। ठीक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक मालूम है, यानी n जल ये मालूम है 1.3
3 3 और n लेंस ये मालूम है 1.5। ऐसे अपवर्तनांक दोनों मालूम है। और वायु का तुम्हें पता ही होता है, वायु का कितना होता है बताओ? वायु का होता है 1। बात हो गई, सीधी सरल सी बात हो गई बिल्कुल। हल करो, इसको हल कर लो सवाल को। बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट सवाल है। 100% इम्पोर्टेंट का मतलब ये कंसेप्ट पेपरों में एग्जाम में बहुत आता है, हर 2-3 साल में आता रहता है। देखिए वायु में फोकस दूरी है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास पता हैं, हमें सारे अपवर्तनांक पता है, हम लगा देंगे। हमारे पास ये चीज़ मालूम नहीं है कि जो R1 है वो मालूम नहीं है और जो R2 है वो मालूम नहीं है। हमारे पास ये चीज़ है जो हमें मालूम नहीं है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कहीं से, इसी में से हम इसे पता कर लें, तो फिर हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं कोई भी अपवर्तनांक, क्योंकि 3 हैं, तीनों हैं, पानी का भी है, कांच का भी है, हवा का भी है। माध्यम का अपवर्तनांक कहाँ लगना है सूत्र में, लेंस का कहाँ लगना है, ये आप जानते हैं। कुल मिला के हम इसे लगा देते हैं, लेंस वायु में है तो, है ना। लेंस यदि वायु में रखा है, ठीक, तो लिखते हैं 1/f वायु और n लेंस बटे n वायु -1, देखो ऐसे। और ये लिखते हैं 1/R1 - 1/R2। ये मामला वायु में है, ठीक। अब वायु में फोकस दूरी कितनी है, जरा प्यार से चलेंगे, बिल्कुल आराम से। ये रही देखो 20 सेंटीमीटर है, इसमें लगा लो। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 - 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो ये आ गया 1/R1 - 1/R2। ऐसे ये होता है आधा, 1/2। तो कितना आ गया, 1/R1 - 1/R2 का मान आ गया हमारे पास। ये आ गया 1/10। R1 R2 नहीं आए, 1/R1 - 1/R2 का मान आ गया, ठीक। अब यदि लेंस जल में है, अब क्या करें, यदि लेंस जल में है, ठीक है, तो अब लिखते हैं, देखो यदि लेंस जल में है तो 1/f जल, ये रहा देखो, फोकस दूरी किसमें, जल में। ये हो गया n लेंस बटे n जल -1 और 1/R1 - 1/R2। R1 R2 तो वही है, लेंस तो वही है ना। तो ये चीज़ पता लग गई थी, 1/R1 - 1/R2 का मान पता लग गया था। तो इस मान को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, ठीक। कितना हो रहा है, लगा दे रहा हूँ, देखो मैं देखो इसे लगाऊंगा मैं, 1/10 लगाऊंगा मैं यहाँ पे। चलो लगा देते हैं 1/10। ये आ गया देखो। अब लेंस कितना है, लेंस का देखो, लेंस वाले का मान लगाऊंगा मैं, ये है 1.5। ये देखो, पानी का भी लगाऊंगा, देखो पानी का कितना है बताओ, पानी का है 1.33, ठीक। अब मैं इसे हल करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा f बराबर 79 सेंटीमीटर लगभग, 1.80 आ जाएगा, ठीक। 79.2 79.1 ऐसा उत्तर आ जाएगा इसका। इसे हल करेंगे पूरा, इसकी गणितीय गणनाएं करेंगे। 78.2 जो है 78.2 है ना,
ये कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा आपको, अभी अगर करें तो बाद में अपनी रफ कॉपी में चेक करेंगे इसको। एफ जल, ये आ गया देखो, इसे हल करेंगे है ना, लघुत्तम ले लेंगे, बाद में भाग कर लेंगे, ऐसे भाग कर लेंगे दशमलव के 2 स्थान तक, उसके बाद इसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी में, कि भाई किस किस तरह की फोकस दूरी निकाली जा सकती हैं या फिर ये बताया जा सकता है कि इसकी कोई फोकस दूरी है या नहीं। तो फोकस दूरी का मतलब क्या है कि प्रकाशिक अक्ष के अनंत से या प्रकाशिक अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण पुंज आ रहा हो, अगर वो कहीं मिल जाता है, केंद्रित हो जाता है या केंद्रित होता हुआ किसी बिंदु से निकलता हुआ दिखता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें फोकस है। फोकस हिंदी में बोलते हैं नाभि, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इकट्ठा हो जाता है, प्रकाश केंद्रित हो जाता है, ये हो जाता है फोकस। मान लीजिए कोई भी फोकस दूरी पूछी जाए, किसी भी प्रकाशिक प्रबंध की फोकस दूरी, प्रकाशिक प्रबंध से मतलब कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं कुछ उदाहरण लूँगा कि भाई इसकी फोकस दूरी बताओ, ये लिखा है इसकी फोकस दूरी बताओ। अब देखिए पहला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कह रहा जी ये है प्रकाशिक अक्ष, और यहाँ पर एक सघन माध्यम इस तरीके से बनाया गया है। इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है 1.5, ये अपवर्तनांक लिख दिया मैंने, ठीक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये रहा, देखो ये रहा n, ठीक। और यहाँ पर है मान लीजिए कोई भी विरल माध्यम n1, इसका अपवर्तनांक जो भी लिखना चाहें, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/3, इसको लिख दिया मैंने n2, n1 n2 बना दिया मैंने। कह रहा इसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर कोई किरण पुंज आता है, तो बताइए फोकस दूरी कहाँ होगी, कहाँ पर ये मिलेगा। ऐसे ये क्या होगा, ये फोकस होगा। फोकस दूरी बताइए, यानी यहाँ से जो अपवर्तक तल है इस बिंदु तक की जो फोकस दूरी है वो बताइए, ठीक। ये सवाल नीट में आ चुका है, ध्यान अगर नीट प्रवेश परीक्षा नहीं होती मेडिकल वाली, उसमें ये आ चुका है। और भी कई परीक्षाओं में, जैसे परीक्षाएं होती हैं कई कई राज्यों में, ये आ चुका है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सवाल मैं आपको या कोई चीज़ ऐसी करा दूँ जो कहीं आया ना उसको कोई मतलब ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो फोकस दूरी निकालने का सरल तरीका यहाँ पर क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपना सूत्र लगाते हैं, n2/v n1/u n2 - n1/r, ये हमारा पास गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गोलीय पृष्ठ है और इसकी जो त्रिज्या है, इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है, मान लेते हैं कोई केंद्र यहाँ पे, ये इसकी त्रिज्या है। ऐसे त्रिज्या का मान दे दूँ तो मैं त्रिज्या का मान दे दूँ 10 सेंटीमीटर, ये मैंने त्रिज्या का मान दे दिया, ठीक। तो अब क्या करना है कि u जो है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर आती है तो उसका u अनंत हो जाता है। तो क्या करें, यहाँ लिख दें, देखिए जिस माध्यम में जा रही है अपवर्तन के बाद 1.5 है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब है, ठीक। तो 1.5, तो जहाँ पर ये मिलेगी ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है, ये मान लें, तो ये v हो गया। ऐसे यही बनेगा फोकस, इसी v को फोकस बना देंगे। फिर u अनंत पे है तो v फोकस पे है।
U अगर अनंत है, समांतर किरणें होती हैं, तो U अनंत हो गया तो फोकस हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 4/3 और ये हो गया अनंत, ये अनंत आ गया। और ये 1.5 माइनस 4/3 त्रिज्या हो गई प्लस में 10। जो त्रिज्या है वो प्लस में 10 है, इस तरफ है, देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना, धनात्मक मान लगेगा। तो अब ये जो चीज़ आ गई V बराबर F हो जाएगा। क्यों? अनंत से आ रही प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण पुंज उस बिंदु को मिल जाती है, वो क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। तो ये आ गया 1.5/F बराबर, ये हो जाएगा 0। अगर किसी को अनंत से भाग कर दो तो 0 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1/6, ये कुल मिला के 1/60 हो जाएगा। तो F जो हो जाएगा देखो 15 छिक्की 90 सेंटीमीटर पे F आ जाएगा। तो फोकस दूरी प्लस में आ गई 90, यानी ये जो दूरी होगी यहाँ पे ये 90 सेंटीमीटर होगी। ठीक, क्यों, ये घटा दिया, ये 15 या 45 में से 4 गया आधा, तो ये 1/6 और ये 1/60 हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। यानी इस सूत्र जो है, अब सूत्र पे जांच करें तो सूत्र कितना होता है, देखो सूत्र क्या होता है, N2/F माइनस 0 और ये N2 माइनस N1/R, क्योंकि U को क्या लगा दिया, अनंत लगा दिया। तो सूत्रों में, सूत्र के पदों में, संकेतों के पदों में देखें तो F हो गया कितना, F हो गया N2R N1 माइनस N2, N2 माइनस N1 ना। ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये आकृति एक शेप हमने बनाई, देखा भाई इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, यानी ये अनंत से आ रही प्रकाश किरणों को कहाँ मिलाएगा। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी ये लीजिए। ठीक, कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट। तो कांच की समतल प्लेट, बिजली का शॉट लगा तो मुझे लगा अजीब हो गया।
कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, आप समझ गए होंगे क्या करना है। देख करते हैं कैसे। मान लीजिए कांच की एक समतल प्लेट है हमारे पास ऐसे, और हम इस प्लेट के लंबवत कोई प्रकाशिक अक्ष बना लेते हैं। मान लीजिए इस प्लेट के लंबवत, तल के लंबवत हम कोई प्रकाशिक अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रकाशिक अक्ष। ठीक, अब इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर हम कुछ प्रकाश किरण भेजते हैं। तो हम जानते हैं कि लंबवत जाने वाली जो किरणें हैं उन सब के कोण एक जैसे हैं, तो वो जू की त्यों आगे निकल जाएगी। तो बिना कोई सूत्र लगाए हमें दिख रहा है कि भाई इसका फोकस अनंत पर है, अनंत पे चला गया है। ठीक, क्योंकि इसमें त्रिज्या अनंत है। अब अगर सूत्र में लगाना चाहें, इसे n1 मान लें, इसे n2 मान लें। मान लीजिए n1 n2 है। ठीक, तो 1/v माइनस 1/u n2 माइनस n1/r। जो r है ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या है। तो ये कितनी त्रिज्या है? समतल तल की त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो 1/v माइनस 1/अनंत, u को अनंत मान लिया, तो ये भी हो गया n2 माइनस n1/अनंत। तो v आ गया अनंत, यानी फोकस भी आ गया अनंत पे। सूत्र भी लग गया। देखो u कहाँ है? अनंत पे। इस तल की त्रिज्या देखी पहले वाले की, तो अनंत हो गया। दूसरे वाला भी समतल है, वो भी ऐसा ही करेगा। तो कुल मिला के सूत्र में डालने पर भी मालूम पड़ रहा है कि जो v है वो अनंत है, यानी अनंत से आने वाली किरणें अनंत को जा रही हैं, वो कहीं एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तो समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी कैसी हुई? अनंत हो गई। ठीक, ये दूसरी बात आई। चलिए दूसरा केस लेते हैं। अब इसके बाद लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई, एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई परवलयाकार कोई सघन माध्यम की बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब सतह है। ये मान लीजिए परवलय है। देखो जो बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, ठीक, वो समझ रहे होंगे। जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो इसको कम समझेंगे, लेकिन जो इसके अंदर कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा आपकी। मान लीजिए ये परवलयाकार बाउंड्री है और इसमें ये परवलय है, और मैंने यहाँ ये मान लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष है ऐसे, और मैंने इसमें यहाँ एक प्रकाशिक अक्ष बनाया हुआ है। ये है मेरा प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष ये है। ठीक, थोड़ा सीधा करके बना दूं इसको, हाँ कुछ, हाँ शाबाश। और ये बन गया, देखिए नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, ये बन गया। ये बना दिया मैंने प्रकाशिक अक्ष। ठीक,
अब यहाँ पर जहाँ पर ये प्रकाशिक अक्ष है, इसी के छोटे मोटे कोण पर अपवर्तन हम लोग मानते हैं। हम मानते हैं कि अपवर्तन में जो कोण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक को मान लेता हूँ मैं x0, y0, ये ठीक। और जब परवलय है इसको मान लेता हूँ y = 2x वर्गमूल x लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये इस तरह का परवलय है, क्योंकि जो परवलय इस तरफ खुला हुआ है वो इस तरह का होगा, और जो इस तरफ y पे खुलता है उसमें x² होता है, वो दूसरे तरह का होता है। अब यहाँ पर ये प्रकाशिक अक्ष है, इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर अगर मैं कुछ किरणें ले जाऊँ छोटे कोण पर, कोण बहुत छोटे होते हैं इसमें ऐसे, तो कह रहा है ये कहीं ना कहीं प्रकाशिक अक्ष पे मिलेंगी, ऐसे यूं मिलेंगे, देखिए ऐसे। तो यह होगा फोकस, ठीक। तो ये फोकस दूरी जो होगी इस बिंदु से जहाँ पर अपवर्तन हुआ या तल आया, ये कितनी होगी। अब इसमें ये जो माध्यम है, जो जिसके अंदर परवलय भरा हुआ है, परवलय के अंदर जो भरा हुआ है ये जो माध्यम है पूरा का पूरा, देखो ये परवलय का माध्यम हो गया। ये कह रहा जी ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक है n2 और इसका अपवर्तनांक है n1, ये विरल माध्यम है। तो यहाँ पर फोकस बना, हमें चाहिए फोकस दूरी, यानी हमें ये फोकस दूरी हमें चाहिए, ठीक। हम जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है दो माध्यमों में अनंत से v तक ले जाने में। तो देखिए ये हमारे पास सूत्र तैयार हो गया था, n2/v - n1 अनंत और n2 - n1/r। ये हमने सूत्र अभी बनाया है, ठीक। इसमें हमने इसे अनंत रख दिया था, तो ये वैल्यू कट गई थी और इसको मैंने फोकस दूरी के बराबर कर दिया था, क्योंकि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है या अनंत से आ रहा प्रकाश जहाँ पे मिलता है वो फोकस होता है। ये चीज़ आ गई, ठीक। तो f का मान आ गया n2r/n2 - n1। ये बिल्कुल सरल है। इसमें जो r है ये लगता है त्रिज्या। अब यहाँ पे जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए ये कोई x0 y0 का निर्देशांक है, यहाँ पर जो त्रिज्या होती है किसी भी कर्व की, किसी भी वक्र की त्रिज्या, तो वक्र की त्रिज्या का एक सूत्र होता है, वो लगाना होता है इसमें बस। वक्र की त्रिज्या का सूत्र बता रहा हूँ, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इसकी पूरी पावर होती है 3/2, और नीचे होता है 2 बार अवकलन d2y/dx²। ये चीज़ होती है, यानी एक बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, ठीक। ये जो चीज़ होती है ये त्रिज्या होती है, किसी भी वक्र की त्रिज्या। तो जो त्रिज्या है जो भी आएगी वो यहाँ लगा दी जाएगी, ठीक। अब हम इस त्रिज्या को निकाल देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। देखिए त्रिज्या कैसे है, ये है हमारे पास y 2x⁴ तो पहले कर लेते हैं dy/dx। कितना हो जाएगा 2 1/2 और x⁴ घट जाएगी, तो ये वर्गमूल नीचे आ जाएगा, ये आ गया ऐसे, ठीक। ये कट गया तो ये आ गया 1/√x, यहाँ लगेगा ये, ठीक। एक बार और कर लेते हैं इसका d2y/dx², तो ये हो गया -1/2 और x⁴ हो गई नीचे x√x। क्यों? क्योंकि ये पावर है माइनस में 1/2 पहले आएगी, एक पावर और घट जाएगी तो 3/2 बन जाएगी पावर, ये बन गया। ये चीज़ यहाँ लगेगी। अब इसे रख देते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगना है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/x होगा, 1/x
और ये निर्देशांक क्या है, x0 है, तो 1/x0 हो गया, मान रख दिया मैंने। ये लो, यहाँ पे क्या लगना है इस जगह पे, ये लगना है 1/2 x0 वर्गमूल x0, ये आ गया, देखिए ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे ये जो माइनस है त्रिज्या में, ये नहीं लगा करता, त्रिज्या माइनस में नहीं आया करती, यहाँ से आ जाता है मान प्लस माइनस में, लेकिन त्रिज्या माइनस में नहीं आया करती। तो कुल मिला के चीज़ हो गई, बस इसे हटा दो, अवकलन हो गया, ये आ गया, देखो देख x के पदों में आ गया। तो ये जो चीज़ है ये है त्रिज्या। तो कितनी त्रिज्या बन गई जरा देखें एक बार, 2x√x x0 + 1/x0 की पावर 3/2, ठीक। ये सब हटा लो, ये कंफ्यूज करता ना फिर, ये लो हटा लो, ये त्रिज्या बन गई, ओके। यह त्रिज्या x0 निर्देशांक पर है, ठीक। यह त्रिज्या यहाँ लगा ली होगी हमें, x0 का कोई मान बता दिया 1 2 3 4, तो इसमें लगा देना होगा हमें, ठीक। तो कुल मिला के इस त्रिज्या को यहाँ लगा देना है। तो कितना फोकस बनेगा जरा देखें, n2 n2 - n1 f बराबर और r का मान यहाँ रखेंगे, 2x0 वर्गमूल x0 और x0 + 1/x0 की पावर 3/2, ये रही, ये लीजिए। ये वो फोकस दूरी है, यहाँ से ये वो फोकस दूरी है जो इस अपवर्तक तल की है, जो परवलयाकार है, ठीक। तो यानी ये सामान्य सूत्र है, इसे चाहे वृत्त पे लगा लो, गोलाकार हो उस पे लगा लो, इस जगह जहाँ लगा लो तुम, ये बिल्कुल सामान्य सूत्र है। किसी के लिए भी किसी भी तरह का कर्व हो, ठीक, उसका समीकरण अगर आपके पास है, ठीक, तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं और उसमें जहाँ चाहे प्रकाशिक अक्ष बना लो, किसी भी निर्देशांक पर प्रकाशिक अक्ष बना लो। मैंने इसमें x0 y0 x0 y0 पर प्रकाशिक अक्ष बनाया था, ये आ गई फोकस दूरी, ठीक। यानी अगर यहाँ पर इसको प्रकाशिक अक्ष मानते हुए इसके समांतर में किरणें भेजूं ऐसे, तो इतनी दूरी पर यहाँ से इस फोकस दूरी पर ये किरणें मिल जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, ठीक है। ये था सामान्य फोकस दूरी निकालने का तरीका। अगला मामला देखते हैं क्या है। अब लेते हैं एक गोलाकार आकृति है, उसकी फोकस दूरी मांग रहा है, गोलाकार आकृति में ले लेते हैं, अर्धगोला बना लेते हैं, एक पूरा गोला बना लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा जी हमारे पास एक अर्धगोला है ऐसा, ये रहा देखिए, इसका अपवर्तनांक है n2 और जो बाहर जिस माध्यम में रखा है ये n1 है, और इस गोले की जो त्रिज्या है ये जी r है, ये r है, ठीक। और इसके केंद्र से प्रकाशिक अक्ष जा रहा है,
ठीक, इसकी फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से? कह जी यहाँ से, ये जो अपवर्तक तल है यहाँ से इसकी फोकस दूरी बताइए। प्रकाश इधर से आता है, ठीक, तो यानी प्रकाश जो किरण है वो ऐसे आती है, ऐसे यूँ। फोकस दूरी बताइए। तो 2 बार अपवर्तन करना होगा, 2 बार। ठीक, कैसे देखते हैं? पहले हम लेते हैं, ये पहला अपवर्तक तल है, ये है प्रथम अपवर्तक तल, ये रहा प्रथम अपवर्तक तल। और ये क्या है? ये है द्वितीय अपवर्तक तल, ये आ गया मान लीजिए। तो ये दूसरे वाला हो गया। तो पहले अपवर्तक तल के लिए क्या करें? प्रथम अपवर्तक तल के लिए, पहले अपवर्तक तल के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऐसा माध्यम है, सघन माध्यम आ गया मान लीजिए, सघन माध्यम मान लेते हैं इस माध्यम को, है ना। सूत्र लगा लेते हैं, U क्या होगा? U होगा अनंत। V इस माध्यम में आएगा, जो भी माध्यम में बनेगी माध्यम में आएगा। तो पहले के लिए क्या करें? N2/V माइनस N1/, अनंत N2 माइनस N1/R। तो ये V आ गया, देखिए जो V है ये आ गया। ये फोकस दूरी नहीं है अभी, क्योंकि अभी इस V को U मानेंगे। मान लीजिए V आ गया यहाँ पे, ये V आ गया, देखो यहाँ पे ये पहला V आ गया ऐसे। फिर इस V को वस्तु मानकर इस पे इसका प्रतिबिंब भी बनाना है, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये V आ गया N2R N2 माइनस N1 हो गया। अब दूसरे अपवर्तक तल के लिए, अब यहां लिखता हूं, देखो दूसरे अपवर्तक तल के लिए। चलिए अब देखो यहाँ पर दूसरे अपवर्तक तल से ये जो दूरी है ये वाली, ये बनेगी U, क्योंकि दूसरा अपवर्तक तल ये है, यहाँ से यूँ किरण निकलेगी और यूँ जाएगी आगे, समझ रहे होंगे। एक अपवर्तन यहाँ पर भी होगा। तो ये जो दूरी है ये कितनी है? ये है R माइनस V, और है कैसी? माइनस में। तो मैंने एक नियम बताया था कि जब 2 बार अपवर्तन कराएंगे तो चिन्ह पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसमें सारी चीज़ें प्लस में है। V कैसा है? प्लस में है। R कैसा है? इसका R भी पॉजिटिव है, प्लस में है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जब आगे लगाएंगे तो U, ये इसके लिए U बन जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये इस अपवर्तक तल के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी कैसी होगी? ये माइनस होगी। तो खैर लगा देते हैं फिर से, 1/, N1/V2। ये V2 कहाँ? देखो ये रहा V2, इसको V2 मान लिया मैंने। फाइनली यही बनेगी फोकस दूरी। इसमें R जोड़ेंगे यहाँ से मांग रहा था ना अपवर्तन, तो यहाँ से निकालते हैं। पहले इसको इस तल पे लगाते हैं, अपवर्तक तल 2 पे लगाते हैं आगे की तरफ, है ना। चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? N2 में है, और कितने पे है? माइनस R माइनस V पे है, N1 माइनस N2। और यह जो अपवर्तक तल है ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है? इस वाले की त्रिज्या, सीधा तल है ये तो, इसकी त्रिज्या है अनंत। ये लो ऐसे। तो N1/V2, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस N2/R माइनस V, ये आ गया। तो ये जो V2 है यहाँ पर, ठीक, ये हमें निकाल लेना पहले। तो कितना हो गया V2?
V2 हो गया R माइनस वी N1 माइनस बटे N2, ये आ गया V। इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो V माइनस R कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बदल के लिखूंगा मैं, यहाँ हो गया V और ये हो गया R, ये आ गया। ठीक, अब इसमें V का मान हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, हमारे पास V का मान यहाँ से आया हुआ है, ये रहा V का मान, तो V का मान लिखते हैं तो क्या बना, देखो V2 जो है वो बना, V का मान है N2R N2 माइनस N1 माइनस R, बाहर है N1 और नीचे है N2। ठीक, ये V2 है यहाँ से, इस वाले तल से, तो फोकस दूरी यहाँ से निकालनी है। ठीक, तो इसमें R जोड़ना पड़ेगा, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, फोकस दूरी हो गई V2 प्लस R। कहाँ से आई, प्रथम अपवर्तक तल से, प्रथम अपवर्तक तल से है। ठीक, चलिए चलिए अंतिम रूप दे देते हैं, उत्तर निकाल देते हैं। इसको हल कर लेते हैं, N2R माइनस N2R प्लस N1R, N2 माइनस N2 प्लस N1, नीचे हो गया N2 माइनस N1 और यहाँ हो गया N1R और नीचे हो गया N2, ऐसा हो गया। देखो क्या किया मैंने R कॉमन ले लिया, इसको हल कर लिया, N1 बटे N2 है, तो यहाँ पे जो चीज़ बच रही देखो ये कट गया। ठीक, तो कितना आ गया, N1 स्क्वायर R N2 माइनस N1 और N2, यह आ गया F, V का मान आ गया अभी। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है हमें, R और जोड़ना है, ए जोड़ दिया R, ये लो R। ठीक, ये देखो ये रहा। ठीक, पूरा हल कर दें, शाबाश, पूरा हल कर देते। देखो N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस N1 N2 बटे N2 माइनस N1 और N2, और बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया R, ये बन गया फोकस, ये है फोकस। ठीक, N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस N1 N2 अपॉन N2 माइनस N1 और ये N2, ये वह फोकस दूरी है जो इस तरह के कांच के प्रबंध की होगी। इसका R ये रहा, N1 N2 ये रहे। तो किसी भी प्रबंध की फोकस दूरी निकालना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत पहले आ चुका है, बहुत पहले 1990 के ज़माने में। आप देखेंगे पिछले 40 सालों का IIT जेईई एडवांस का रिजल्ट देखेंगे ना आप, बहुत पहले जाके, तो ये आ चुका है पहले। ठीक, और जब आते थे क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन देखो 5 नंबर में मिला करते थे। उस समय ज़माने में क्या नंबर मिला करते थे क्वेश्चन पे, या 5 मिला करते थे या 10 मिला करते थे, या तो 5 नंबर में होता था या 10 नंबर में होता था। खैर हो गया। तो फोकस दूरी निकालने का कैसे अरेंजमेंट है, कैसे देखते हैं, अपवर्तक तल कैसे बनाते हैं ना। यहाँ पर एक बात का पकड़ के रखना है कि जब हम एक अपवर्तक तल से दूसरे अपवर्तक तल पे जाते हैं, यानी एक अपवर्तक तल ने यहाँ कोई प्रतिबिंब बना दिया मान लो, हम उस प्रतिबिंब को दूसरे अपवर्तक तल में वस्तु की तरह मानते हैं। पहले अपवर्तक तल ने जो प्रतिबिंब बनाया हम उसको दूसरे अपवर्तक तल के लिए वस्तु की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह पद्धति यानी चिन्ह रखने के बाद आगे बढ़ा जाता है, बिना चिन्ह नहीं, प्लस माइनस रखते हुए चलेंगे। तो ये मान आपको देखो मिल रहा है। ठीक, ओके, पक्का।
चलिए अब लेते हैं दो फोकस दूरी वाला लेंस कैसे बनाते हैं। एक ही लेंस है लेकिन उसकी दो फोकस दूरियां होंगी। अब कैसे बनाते हैं? आँख की बीमारियों में ये लेंस बड़ा काम आता है। आँख में जो बीमारियां होती हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, देखा होगा आपने, तो आँख की बीमारियां तो जानते हैं। तो आँख में अगर दो फोकस दूरियों वाले लेंस की आवश्यकता है तो कैसे बनाते हैं? एक ही लेंस की दो फोकस दूरी कैसे बनाते हैं? देखिए मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। क्या है? दो फोकस दूरी वाला लेंस हो गया। ठीक है, अब देख कैसे करते हैं। ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो फोकस दूरी वाला लेंस कैसे बनेगा ये? अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ हिस्से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 हिस्से बना दिए। देखो मैंने ऐसे। ठीक, इनमें लाइनें खींच देते हैं। ऐसे यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 ऐसे बना देते हैं। ठीक, अब इन हिस्सों में अपवर्तनांक अलग अलग भर देते हैं। यहाँ का अपवर्तनांक ये बना देते हैं, यहाँ पर फिर इसे ही भर देते हैं, यहाँ पर फिर इसी को भर देते हैं, और यहाँ पर फिर इसी को भर देते हैं, यहाँ पर फिर इसी को भर देते हैं, यहाँ पर फिर इसी को भर देते हैं। ये हमने एक अपवर्तनांक भर दिया। अब दूसरा अपवर्तनांक भर देते हैं। ये दूसरा भर दिया। देखो ये दूसरा अपवर्तनांक है। ठीक, अब यहाँ इसे किसी माध्यम में रखते हैं। तो यहाँ का जो अपवर्तनांक है, मान लीजिए ये वाला, ये है n0 और ये है n डैश, और जो माध्यम है बाहर उसका है n। माध्यम का कितना है? n है। तो ये n ये हो गया माध्यम का। माध्यम सामान्यतः वायु है, तो ये माध्यम का हो गया। ये इस सफ़ेद वाले लेंस का हो गया, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसका हो गया, और ये नीले वाले का हो गया। अब फोकस दूरी दो बनेगी। देखो 1/f किससे बनेगी? n0 से बनेगी। तो n0/n-1, दोनों त्रिज्याएं समान हैं,
1/r1 माइनस 1/r2, जो भी ये त्रिज्याएं हैं, ये मान लीजिए r1 वाली है और ये मान लीजिए r2 वाली है। ठीक, एक फोकस दूरी ये बनेगी। ठीक, इसे f1 मान लिया। दूसरी फोकस दूरी क्या बनेगी? ये बनेगी n-n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो एक फोकस दूरी यहाँ से आएगी, एक फोकस दूरी यहाँ से आएगी। मान लीजिए दो फोकस दूरी हैं, कोई समांतर प्रकाश किरण पड़ती हैं ऐसे कुछ इसके ऊपर ऐसे, तो दो फोकस है, मान लीजिए एक यहाँ पर है f1, एक यहाँ पे है f2, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो कुछ किरणें यहाँ मिलेंगी सीधी जाकर के ऐसे, और कुछ किरणें यहाँ मिलेंगी ऐसे। देखो दो फोकस हो गए। तो दो फोकस की आवश्यकता पड़ती है आँख की बीमारियों में। आँख में बीमारियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, तो इस तरह का लेंस दो फोकस दूरी एक ही लेंस से बन जाती है। ठीक, ओके, डन। चलिए, फोकस दूरी निकालना हमने देखा, एनसीईआरटी के 2 सवाल से वो किए। इसके बाद एनसीईआरटी में जो अभ्यास है उसमें सारे सवाल जितने भी हैं जिस भी टॉपिक के हैं वो हम करेंगे। अगली क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन और लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी होती है, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन का सूत्र कैसे बनाते हैं, उसे कैसे लगाते हैं, है ना, यह आता है अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।